ये हैं जोकर की हवेली, जो पोटेंशियली इंडियन गेमिंग हिस्ट्री के बेस्ट कंटेंट क्रिएटर हैं। 2022 में ये फाइनेंशियली इतने अनस्टेबल हो चुके थे कि उनको अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना ड्रीम करियर छोड़कर फिर से कतर जाकर नौकरी करने की नौबत आ गई थी। डाउन टू 2025 ही बिकेम द ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ दिस कम्युनिटी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी छोड़ो, अब वो कंटेंट क्रिएशन से जनरेशनल वेल्थ बनाने की राह पर है। कंटेंट क्रिएशन आज के समय में इस लेवल पर फट रहा है कि इंडिया का बच्चा बच्चा भी कंटेंट बनाने लगा है। कंटेंट क्रिएशन आज के समय में इस लेवल की अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है जो टीवी शोज, बिजनेसमैन एंड ना जाने से कितनी प्रेस्टिजियस प्रोफेशंस एंड लोगों को एक कंटेंट क्रिएटर से 10 गुना मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल पाती। लेकिन क्या तुम भी क्रिएटर बन सकते हो? क्या तुम्हें कंटेंट क्रिएशन चूज करना चाहिए? एक क्रिएटर होने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं एंड वो कितना अर्न करता है? जब ये कैमरा ऑन होता है तो ये दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन ऑफ कैमरा इसके पीछे का एक्चुअल सच क्या है, इस वीडियो में मैं हर चीज को अच्छे से ब्रेक डाउन करूंगा, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। लेकिन शुरुआत करने से पहले जिनको भी मेरे बारे में नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, हाय आई एम शुमैन। मैं पिछले 11 साल से यूट्यूब को फॉलो एंड परस्यू कर रहा हूँ, तो जो भी मैं इस वीडियो में बोलूंगा वो तुम्हें वेल रिसर्च, फैक्ट बेस्ड, क्रिस्प एंड एक्यूरेट मिलेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, तो प्लीज उनको पॉज करके रीड जरूर कर लेना, वरना इनको एक्सप्लेन करने गया तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड हाइप करना। हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो तुम्हें भी कंटेंट क्रिएटर बनना है तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किस कैटेगरी या जॉनर में वीडियोस बनाना चाहते हो। बेसिकली तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है, गेमिंग, व्लॉगिंग, फनी वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्री या फिर सिनेमेटोग्राफी, दुनिया भर की कैटेगरीज हैं। नाउ आफ्टर दैट तुम्हें समझना होगा कि कंटेंट एक्चुअली में होता क्या है। एल्गोरिथम, सीटीआर, ऑडियंस रिटेंशन, ये सब कुछ तुम्हें सीखना पड़ेगा और ये सभी वीडियोस यूट्यूब पर तुम्हें फ्री में मिल जाएंगी। नाउ तुम भी कंटेंट क्रिएशन की इस रेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे। लेकिन बात करें कि एक वीडियो कैसे बनती है, तो शॉर्टली अगर मैं मेरी केस की बात करूं तो सबसे पहले मैं एक वीडियो का आइडिया सोचता हूं जो थोड़ा रेलेवेंसी की तरफ इंक्लाइंड हो। रेलेवेंसी का मतलब काइंड ऑफ ऑडियंस में उस वीडियो की डिमांड, नीड या फिर जरूरत। उसके बाद तुम्हें स्क्रिप्टिंग करनी होगी, शूट करना होगा, एडिट करना होगा एंड थंबनेल बनवाना होगा, जो कि ऑफ कोर्स क्लिकी होना चाहिए। नाउ ये प्रोसेस तुमको सुनने में जितना इजी लगा उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है इस पूरे प्रोसेस को एक्चुअली करने में। एंड इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि जो ऑफ कैमरा एंड बैकएंड का वर्क होता है, उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नहीं, नॉट ओनली दिस, इसी के साथ मैं तुम्हें कुछ आई ओपनिंग चीजें बताने वाला हूँ। बेसिकली डार्क रियलिटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ डार्क रियलिटी ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। एंड ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी ओवर एक्सैजरेट नहीं करूंगा। ना उससे पहले कि मैं तुम्हें कंटेंट क्रिएशन का सच बताऊं, तुम में से बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि यूट्यूबर्स कितना पैसा कमाते हैं और कैसे, एंड क्या तुम्हें भी उनकी लेविश लाइफ देखकर कंटेंट क्रिएशन को परस्यू करना चाहिए। वेल, यूट्यूब पर मेजरली दो ही तरीके होते हैं जिससे क्रिएटर पैसे कमाता है, जिसमें से पहला एडसेंस रेवेन्यू। तो देखो, यूट्यूब पर जब भी तुम कोई वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब तुम्हारी वीडियोस पर एड्स रन करता है, जिसका तुम्हें पे आउट मिलता है, जो इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं है बल्कि इट्स लिटरली शिट। क्योंकि मान लो तुम्हारी एक वीडियो पर 1 लाख व्यूज आए तो यूट्यूब इंडिया में तुम्हें उसके 1500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक देता है। वेरियस कंट्रीज लाइक यूएसए में तुमको 1 लाख व्यूज पर 17 to 18,000 रुपीज मिलता है, जस्ट इमेजिन। एंड शॉर्ट्स के 3 मिलियन व्यूज पर इतने। लेकिन बात करें यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स की मेन इनकम सोर्सेज की, तो देखो ये रेवेन्यू सुनकर मे भी तुम लोग शॉक हो सकते हो, लेकिन इसके डाउनसाइड्स भी उतने ही ज्यादा है, जो कि हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल देखो, यूट्यूब इज ऑल अबाउट योर निश, कैटेगरी, जॉनर एंड ब्रांड रेवेन्यू। यूट्यूब बहुत ही अनकम्प्रिहेंसिबल एंड अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि यूट्यूब और क्रिएटर दोनों को ही नहीं पता कि तुम कितना अर्न करने वाले हो। बट टू गिव एन आइडिया, ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्स तुम्हें हर 10 व्यूज के 1 रुपए से लेकर 4 से 5 रुपए तक भी देता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांड वर्थ एंड निश। यानी कि तुम कंसिस्टेंटली ऑन एन एवरेज 1 लाख व्यूज ला पा रहे हो तो तुम्हें उसके 10,000 से लेकर 40 to 50,000 में मिल सकते हैं। अब इतना रेवेन्यू सुनकर मे भी तुम्हारा भी मन करे कंटेंट क्रिएशन सीन में आने का, लेकिन क्या तुम्हें सच में कंटेंट क्रिएशन का ऐसा करियर चूज करना चाहिए? वेल देखो, ये चीज मैं कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इस वीडियो का अंत तक देखो, तुम 100% एक कंक्लूजन पर पहुंच ही जाओगे। अब आ जाते हैं हमारे इस वीडियो के फर्स्ट हाफ पर, द एक्चुअल रियलिटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन। नाउ जिन भी टर्म्स का मैं यूज करूंगा मे भी हो सकता है कि वो तुम्हारे सर के ऊपर से जाए, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं तुम्हें हर चीज लेमन लैंग्वेज में समझाऊं। एंड जो भी टर्म डिफिकल्ट होगी उसका मीनिंग तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखो, सोशल मीडिया क्रिएटर स्लैश कंटेंट क्रिएटर का सबसे बड़ा डाउनसाइड होता है रेलेवेंसी, जिसका मतलब होता है कि आप कोई भी वीडियो या फिर कंटेंट बनाते हो तो वो पीस ऑफ कंटेंट आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट के कितना क्लोज है। एग्जांपल के तौर पर ये 2 वीडियोस, मोस्टली आप इनमें से ये वाली वीडियो देखना पसंद करोगे। नाउ भले आप क्रिएटर बन भी गए तो आप ज्यादा समय तक रेलेवेंट नहीं रह पाओगे। बेसिकली इस रेलेवेंसी को आप ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं कर पाओगे। जैसे कि गुरु भाई, कुछ समय पहले उनके कुछ ऐसे व्यूज थे एंड फिलहाल उनके कुछ ऐसे व्यूज आ रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने अपने 8-9 साल के करियर में ऑलमोस्ट सब कुछ अचीव कर लिया है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्यूअरशिप एंड रेलेवेंसी। और इसमें हम एसिडियल माफिया को भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड प्लीज, जिनके भी नेम्स मैं मेंशन कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस हैं, हेट मत बना देना। और यही रेलेवेंसी कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा डाउनसाइड है। दैट इज रेलेवेंसी इज रिलेटिवली इक्वल टू योर करियर स्पैन, जिसका मतलब है कि जितना समय तक आप रेलेवेंट रहोगे उतने लंबे समय तक आपका करियर वर्कआउट कर पाएगा।
एंड यहीं पर 80 to 85% क्रिएटर्स मात खा जाते हैं क्योंकि उनको हाउ टू स्टे रेलेवेंट का कोई आइडिया नहीं होता। और इसी रीजन की वजह से ऑन एन एवरेज एक कंटेंट क्रिएटर का करियर बस 5 से 6 साल तक का होता है। जस्ट इमेजिन, कुछ दिन पहले मैंने फीमेल क्रिएटर्स या फिर कहीं फीमेल गेमर्स को डिफेंड करते हुए एक वीडियो बनाई थी। अब वीडियो में मैंने जो भी कहा था वो एकदम सच्ची था कि लोग कुछ पर्टिकुलर गर्ल गेमर्स को बिलो द बेल्ट जाकर टारगेट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि लोग या तो लड़कियों को स्लट शेमिंग या फिर स्लेव से ट्रीट करते हैं, वरना उनके अंदर जीरो पोटेंशियल होने के बाद भी सिर्फ विजुअल अपीलिंग के चलते भयंकर लेवल पर सपोर्ट करते हैं। तुम दिन रात मेहनत करके स्क्रिप्ट, एडिट, शूट एंड रिकॉर्ड करके एक वीडियो बनाओगे और तुमसे 100 गुना कम मेहनत करके व्यूज कोई सटल न्यूडिटी प्रमोट करने वाली लड़की ले जाएगी। नाउ कंटेंट क्रिएशन भी एक वैसे ही प्रोफेशन है जैसे कि बाकी सभी फील्ड्स होती हैं, जैसे कि टीचिंग, जॉब, बिजनेस एक्सेट्रा। नाउ आप सबकी अपनी अपनी हसल होती है, कोई ज्यादा मेहनत करके भी कम कमाता है एंड कोई कम मेहनत करके भी ज्यादा कमा लेता है। लेकिन जब बात आती है कंटेंट क्रिएटर्स की तो कुछ सेंस में उनकी जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाती है, क्योंकि अगर तो तुम्हें तुम्हारा एनालिटिक्स यानी कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट में ग्रीनरी चाहिए तो 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में कंटेंट आइडियाज और स्क्रिप्टिंग चलती रहनी चाहिए। तुम्हारा खुद का कोई पर्सनल स्पेस नहीं होता, प्राइवेसी नहीं होती। प्राइवेसी से मेरा मतलब मान लो तुम स्मोक करते हो, आते हैं इस पर भी, बट ना तुम स्मोक कर सकते हो ना ड्रिंक कर सकते हो। बेसिकली पब्लिक स्पेस में तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि तुम्हारा सोशल मीडिया करियर क्वेश्चनेबल बन जाए। तुम कहीं भी स्पॉट हो जाओ और तुम भले किसी भी फेज से गुजर रहे हो या फिर तुम्हारा मूड खराब है, अब कोई फैन आकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती फोटो ले और तुम मना कर दो तो भैया उल्टे होकर लेट जाओ, क्योंकि भयंकर लेवल पर जजमेंट आने वाला है। तुम वीडियोस एंड कंटेंट बनाने में इतना डीप चले जाते हो कि तुम्हारी सोशल लाइफ ऑलमोस्ट रुइन हो जाती है। ना तुम किसी के साथ पब्लिक में पार्टी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ना ही फ्रीली घूम सकते हो। अगर तो तुम भी एक पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो तुम्हें भी फार्म हाउस की जरूरत पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स ये सबके साथ नहीं होता, बट मेजरली बहुत लोगों के साथ होता है। अब एक ऐसा पॉइंट जो हर क्रिएटर अवॉइड करता है, रेंटिंग एप्स। अर्निंग्स के मामले में कंटेंट क्रिएशन यहीं आकर रुक जाता है, क्योंकि तुम भले कितने भी टैलेंटेड, क्रिएटिव या ग्रेट कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हें पैसे कमाने के लिए रेंटिंग एप्स को प्रमोट करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट दिस बीजीएमआई कम्युनिटी एंड अ फ्यू मोर निश, अगर तो तुम्हें इस इकोसिस्टम में बने रहना है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनता, बिकॉज यूट्यूब का एडसेंस रेवेन्यू ना के बराबर है। तुम यूट्यूब के एडसेंस रेवेन्यू पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते अनटिल अनलेस तुम्हारे सौरव जोशी जितने व्यूज आते हो। अब तुम्हारा पूरा करियर डिपेंड करेगा ब्रांड्स और स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर। एंड ये इकोसिस्टम इतना खराब है कि नॉन रेंटिंग और अच्छे ब्रांड्स तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम्हारी अच्छी खासी फेस एंड ब्रांड वैल्यू होगी। मैं इन एप्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन। मैंने 2023 में स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले। एंड मैं तुम्हें मेरी बिजनेस मेल का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे इन 2.5 साल के अंदर सिर्फ 2 नॉन रेंटिंग एप्स ने अप्रोच किया। टू गिव यू एन आइडिया, मुझे सर्वाइव करने के लिए 2 ब्रांड डील्स हर मंथ चाहिए एंड टू अर्न अ लिविंग 4 ब्रांड डील्स हर मंथ। नाउ जस्ट इमेजिन 2.5 साल के अंदर सिर्फ 2 नॉन रेंटिंग एप्स। तुम चाहो या ना चाहो, डजंट मैटर, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, फिर भले तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही क्यों ना हो। जब मेरे पास लेंसकार्ट की डील आई थी एजेंसी के थ्रू, दे वर अंडरपेइंग मी, लेकिन स्टिल मैंने वो डील करी। एंड आई कांट टेल यू कि मैं खुद को कहां पर देख रहा था। आई वाज रियली हैप्पी। ऑलमोस्ट 1 महीने तक मैंने इसके बारे में मेरे आसपास के सभी लोगों को बताया, शेयर किया। जस्ट इमेजिन, जो चीज कॉमन होनी चाहिए क्रिएटर इकोसिस्टम में, वो तुम्हें 2.5 साल कंटेंट बनाने के बाद मिलती है, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। हर क्रिएटर का बिजनेस में सिर्फ इन्हीं ऐप से भरा हुआ रहता है। 1 मिलियन भी छोड़ दो यार, फुकरा इंसान जितने पॉपुलर मेन स्ट्रीम क्रिएटर को भी इन्हीं ऐप्स को प्रमोट करना पड़ता है। हर कोई क्रिएटर नहीं बन सकता, हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। क्रिएटर बनने के लिए तुम्हें सच में क्रिएटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो भी बिना क्रिएटिविटी के फटता है वो इररिलेवेंसी और डाउनफॉल भी उतना ही जल्दी फेस करता है। नो मैटर व्हाट तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है, एंड अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो ये एल्गोरिथम तुम्हारे एल लगा देगा। अब देखो, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि मैं पिछले 11 साल से सीन को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें मेरा कंटेंट नहीं पसंद, ठीक है, जोक्स नहीं पसंद, ठीक है, वैसे भी जोक्स सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन इससे चीप और घटिया कम्युनिटी मैंने आज तक नहीं देखी। आई मीन, तुम में से काफी लोग मुझसे रेगुलरली पूछ रहते हो कि ओल्ड शोमैन को वापस लेकर आओ, ओल्ड फनी वीडियोस कहां पर है। वेल, मार्च की सिंपैथी। लेट मी टेल यू कि कुछ महीनों पहले मैंने इस कम्युनिटी के क्रिएटर स्लैश पर्सन पे 2-3 जोक्स मारे थे। अब उनका मुझे डीएम आता है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, उनका डीएम आना मुझे पर्सनली काफी शॉकिंग लगा, क्योंकि वो मेरे डीएम में लगता है कि मैं उसको डीफेम कर रहा हूँ, एंड साथ ही वो मेरी मेंटालिटी पर भी क्वेश्चन कर रहा था। आई मीन, अगर उसको रोज पसंद नहीं आया तो वो मुझे बोल सकता था, बट नहीं। इस कम्युनिटी में मैक्सिमम लोगों की डिक्शनरी में ये 3-4 शब्द हैं: डेफेमेशन, कॉपीराइट स्ट्राइक, नेगेटिव पीआर एंड लीगल नोटिस। आयरॉनिकली इनको डेफेमेशन का मतलब तक नहीं पता, लेकिन यूज ऐसे करते हैं जैसे हर वर्ड से लॉ पढ़कर आए हूँ। अपने से छोटे क्रिएटर्स को स्ट्राइक मार देंगे, उनको लीगल नोटिस भेज देंगे, या फिर उनको डीएम्स में धमकाने लग जाएंगे। पता है, इंडिया के अंदर लोग सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स को इतनी हवा दे देते हैं कि उनके अंदर गॉड कॉम्प्लेक्स फैक्टर आ जाता है। मतलब उनको लगने लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। जो भी उनके अगेंस्ट बोलता है, डिसएग्री करता है, तो उनका फ्रेजाइल ईगो हर्ट हो जाता है। इनके लिए फीडबैक अटैक होता है और क्रिटिसिज्म इंसल्ट। 2-3 महीने तक मैं थोड़ा शॉक्ड रहा, एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि अब से कोई भी फनी या रोस्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है। जब लोगों को कंटेंट की जीरो नॉलेज हो, उनकी दुनिया व्लॉग्स और चैलेंज वीडियोस तक लिमिटेड हो, एंड वो क्रिएटर बन जाए, तो उनके लिए उनके अलावा और दूसरा कोई क्रिएटर एग्जिस्टेंस में नहीं होता। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना ओवर एक्सैजरेट क्यों कर रहा हूँ, बट नहीं, मेनली शॉकिंग इसलिए था बिकॉज आई यूज्ड टू एडमायर हिम। और सिर्फ एडमायर ही नहीं, मैं उससे इंस्पायर होता था। एंड सबसे बड़ी चीज, उसका खुद का सोशल मीडिया पर्सोना रोस्टिंग एंड एंटरटेनमेंट वाला ही है। लेकिन जब किसी ने उस पर जोक मार दिया तो भाई साहब झेल नहीं पाए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई साहब, वो मेरे स्किल्स का 1% भी नहीं था।
था। अगर मुझे कैरी मिनाटी जितना खुला छोड़ दोगे ना तो भैया जोक्स मारने के लिए मुझ पर लॉ सूट फाइल करना पड़ जाएगा। या तो तुमसे बड़े ना एस्टेब्लिश क्रिएटर्स तुमको पेलेंगे या फिर ऑडियंस तुमको बेवजह विलन बना देगी। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ क्रिएटर्स के अनकंफर्टेबल मोमेंट्स का कंपाइलेशन बनाया था एंड आफ्टर दैट वीडियो बीजीएमआई कम्युनिटी में काफी भयंकर आउटरीच हुआ। पता है इस वीडियो के बाद मुझे घातक भाई का भी मैसेज आया जिसमें वो लिखते हैं कि भाई तू ये क्या वीडियोस बना रहा है, क्या तुम जानते हो मेरी ये वीडियो घातक भाई को किसने भेजी? ऑडियंस ने। एंड गोली भाई को अरे विवेक भाई छोड़ दो, इन लोग को भाव मत दो, छोड़ दो विवेक भाई, छोड़ो मत भाव दो यार। इमेजिन मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूं और अवेयरनेस के लिए, और ऑडियंस उन सबको प्रोवोक कर रही है मेरे अगेंस्ट में। वेल घातक भाई और गोल्डी भाई से मेरी सेम डे पर्सनली बात हो गई थी तो उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो कोर हेटर्स हैं मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हेट तो भगवान को भी मिलता है। लेकिन 80 to 90% लोगों ने जिन्होंने वो वीडियो देखी थी उन्होंने मुझे एसिडल हेट बना दिया। आई विल टेल यू सोशल मीडिया का एक और डाउन साइड जहाँ पर तुम गिल्टी ना होने के बावजूद भी गिल्टी बनाए जाते हो। आई मीन जो सेंसिबल लोग हैं वो भी कमेंट कर रहे थे कि हमने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे तो हर बंदा अपना अलग ओपिनियन दे रहा था, अब हर एक चीज को तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, बट मेजरली ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो ना सिर्फ उस वीडियो के रिप्लाई में रेलेवेंट है बल्कि मेरे एंड मेरे जैसे लाखों क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस एंड इनफैक्ट कई क्रिएटर्स के अंदर खुद भी कंटेंट को लेकर के जीरो अवेयरनेस है ना। पूरा आउटरीच टाइटल पर हुआ जहां पर मेरा दिमाग फट चुका था। सो अब मैं जो भी बोलूंगा वो सबके लिए वैलिड नहीं है लेकिन ऑफेंडर्स के लिए है। देखो उस टाइटल के अंदर लिखा हुआ था हाउ एसिडल स्ट्रीमर्स वर एक्सपोज्ड फॉर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। आई मीन लोगों को बेसिक इंग्लिश तक नहीं आती, इतना गंदा आउटरीच, वो भी तुम्हारे इंग्लिश ना आने पर। एनीवेज इस टाइटल का मतलब है दैट कैसे एसिडल के स्ट्रीमर्स स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के लिए एक्सपोज हुए। मैं उनका एक्सपोज नहीं कर रहा था, अगर मैं कर रहा होता तो टाइटल होता एक्सपोजिंग एसिडल स्ट्रीमर्स फॉर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। मैं एसिडल का एक्सपोज क्यों करूंगा? मैंने अपनी एंटायर यूट्यूब जर्नी में किसी को एक्सपोज नहीं किया है। एंड लेट्स अज्यूम कि लोगों ने टाइटल गलत पढ़ा फिर भी मेरी वीडियो देखने के बाद लोगों को मेरी टोनालिटी कैसे समझ नहीं आई। दैट मैंने सभी ऐसे अनकंफर्टेबल एंड ऑकवर्ड मोमेंट्स को जो ऑलरेडी लीक हो चुके हैं उनको बस अपनी राइटिंग्स में ब्लेंड करके प्रेजेंट किया था। और अगर तो मैं उनको एक्सपोज करने के पर्पस से वीडियो को बनाता तो मैं स्मोक एंड ड्रिंक को जस्टिफाई क्यों कर रहा होता? विद जोक्स अपार्ट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट अ बिग डील एंड इट इज सो कॉमन नाउअडेज। और ये चीज देखकर तो मुझे भरोसा हो चुका है दैट आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर बिकॉज इस वीडियो पर पूरे यूट्यूब के अंदर 8 से 9 लाख व्यूज हैं। बट मेजोरिटी ऑफ लोगों को ये समझ ही नहीं आया। लेकिन इतना स्मोक करके धुआं इतना ज्यादा हो चुका है कि मुझे ब्रोंकाइटिस हो चुका है। आई मीन मैं वीडियो के अंदर खुद हिंट ड्रॉप कर रहा हूँ उसके बाद भी लोगों को समझ नहीं आया। भैया ये होठ धूप में काले नहीं हुए। जो भी ऑफेंडर्स हैं तुम्हें कोको मेलन दिखना शुरू करना चाहिए। कंटेंट कंजम्पशन तुम्हारे पास की नहीं है। नॉट एक क्लास चीज जिसका मेंशन मैं नहीं करना चाहता था, बट जब कम्युनिटी में काफी लोग एक पीस ऑफ कंटेंट को लेकर के इतना ऑफेंड हो रहे थे तो मैंने खुद को एक ऐसी सिचुएशन में इमेजिन किया व्हेन आई वाज नॉट इवन गिल्टी। क्योंकि अगर मैं तुम्हें किसी भी एंगल से एसिडल हेटर लगा रहा हूँ तो लेट मी टेल यू लास्ट ईयर मेरी किसी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जहां मुझ पर डेफेमेशन और क्रिमिनल, समझ पा रहे हो, लॉ सूट फाइल हो जाता अगर बात आगे बढ़ जाती। पता है क्यों? क्योंकि मैंने एसिडल को डिफेंड किया था। ना ऑफ कोर्स मेरे उस पर्सन से कोई भी ग्रजेस नहीं है, लेकिन अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो मैं फर्स्ट प्लेस में एसिडल को डिफेंड क्यों करता? अगर मैं एसिडल हेटर होता तो इतनी बड़ी लकड़ी लेता ही क्यों? खुद का कोई कंटेंट नहीं और दूसरों के नाम पर व्यूज। लोगों को इनफैक्ट इस कम्युनिटी के 90% लोगों को कंटेंट का कोई आइडिया ही नहीं है। इनके हिसाब से व्लॉग्स और चैलेंज वीडियोस बनाने ही कंटेंट होता है। आई मीन कितना इलॉजिकल है ये कहना कि खुद का कंटेंट नहीं है। तो मेरा ऐसे लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है, जो मेरी वीडियोस का टॉपिक सिलेक्शन होता है, रिसर्च होती है, उसके बाद में स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, राइटिंग, एडिटिंग, फाइनल कट्स, थंबनेल, ये सब तुम्हारे पिताजी करते हैं। खुद का कंटेंट क्या होता है सर? इन लोगों के अकॉर्डिंग अगर ये खुद का कंटेंट नहीं है तो इस लॉजिक के हिसाब से दुनिया के 95% क्रिएटर्स वहीं के वहीं डेड और इरेलेवेंट हो जाएंगे। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग पूरा क्रिएटर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय और कोलैप्स हो जाएगा। बिकॉज इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो टेक चैनल्स हैं जो आईफोन रिव्यू कर रहे हैं वो एप्पल के नाम पर व्यूज ले रहे हैं क्योंकि खुद का कंटेंट तो है ही नहीं। तन्मय भट्ट जो मीम्स पर रिएक्ट करके सेम टाइम पर पंचलाइंस क्रिएट कर रहे हैं वो भी दूसरों की बनाई हुई वीडियोस पर रिएक्ट कर रहे हैं। खुद का तो कुछ है ही नहीं। डॉक्यूमेंट्री चैनल्स जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कब कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो भी खुद का कंटेंट थोड़ा बना रहे हैं। कैरी मिनाटी इंडिया का बिगेस्ट क्रिएटर, वो भी खुद का कंटेंट थोड़ा बना रहा है, वो भी तो दूसरों के नाम पर व्यूज तो ले रहा है। कंटेंट इज ऑल अबाउट एडिंग योर ओन यूनिक वैल्यू। अगर किसी और की वीडियो पर कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, कंपाइल या फिर रोस्ट करना गलत होता तो यूट्यूब इस चीज को अलाउ ही क्यों करता एंड फेयर पॉलिसी क्यों इंट्रोड्यूस करता? यूट्यूब पर कोई भी किसी की भी वीडियो पर बात कर सकता है, उनको क्रिटिसाइज कर सकता है, रोस्ट या फिर कंपाइल कर सकता है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो भैया तुम यूट्यूब छोड़ दो क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। ओरिजिनलिटी इज नथिंग, इट्स जस्ट अ मिथ। पूरी दुनिया एक दूसरे से इंस्पायर हो रही है, सब एक दूसरे के नाम पर व्यूज ले रहे हैं। एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट से बनता है और आर्ट इंस्पिरेशन से आती है। एसिडल ने भी बिग बॉस वाली वीडियो बनाई थी तो क्या वो खुद का कंटेंट नहीं है? वो भी क्या बिग बॉस के नाम पर व्यूज ले रहे हैं? जो लोग भी बेवजह ऑफेंड होते हैं ना वो 0.1% भी इमेजिन नहीं कर सकते कितनी मेहनत लगी है। इस लेवल का प्रोडक्शन, मेहनत, एडेप्टेबिलिटी, राइटिंग, शूटिंग, कैमरा प्लेसमेंट, रीडिंग एंड व्हाट नॉट भाई। ब्लॉग्स और चैलेंज वीडियोस बनाना एक कंटेंट होता है।
क्रिएटर इकोसिस्टम विल बी शटर्ड अगर हर कोई यही बोलने लगेगा कि तू खुद का कंटेंट बना और दूसरे के नाम पर व्यूज देना बंद कर दे। और प्लीज कमेंट सेक्शन में तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर का नाम जरूर लिखना जो खुद का कंटेंट बना रहा है और दूसरे के नाम पर व्यूज नहीं ले रहा। मैं भी तो देखो कौन महानुभाव है जो बिना इन सब के वीडियोस बना रहे हैं। देखो सेल्फ प्रोक्लेम राजा तो हर कोई है। कभी तुम अपने फेवरेट क्रिएटर को उनका रिटेंशन ग्राफ दिखाने बोलो, ये मेरा वाला रिटेंशन ग्राफ है। What's a good audience retention rate to go for? 70%. That's what you need. If it's below that, figure out how to get. जस्ट इमेजिन इस वीडियो के अंदर मैंने मिस्टर बीस्ट के रिटेंशन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये ग्राफ डॉक्यूमेंट्री निश में पूरी दुनिया के टॉप ग्राफ में से एक है। ये है मेरी वीडियोस, ये है मेरे राइटिंग स्किल्स। जिन पर मैं बात कर रहा हूँ उनके ग्राफ मुझसे आधे भी नहीं होंगे। आयरॉनिकली मैं किसी और का नाम लेकर वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन रिटेंशन और एवरेज व्यू परसेंटेज मेरी उनसे बेहतर है। तो इसमें मैजिक उनका हो या मेरा। 5 साल पुरानी क्लिप्स, अनदर लॉजिकल एंड चीपेस्ट थिंग्स टू से जब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी ना हो। एंड वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है, बट प्लीज गोल्डी भाई किसी के भी डीएम्स में जाकर गैस लाइटिंग मत करना। मैं यहाँ पर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। क्लिप चाहे 5 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी या फिर 100 साल पुरानी, किसी की भी वीडियो या क्लिप को डॉक्यूमेंट करना, कंपाइल करना, ये भी कंटेंट लिटरेसी में आता है। बाकी सभी चीजों से अगर तुम डिसएग्री करोगे तो फिर भी मुझे समझ आए, लेकिन अगर तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने किसी के 10-15 साल पुरानी क्लिप्स यूज कर ली और अगर वो तुम्हारे हिसाब से गलत है, तो भैया तुमने अपनी पूरी जिंदगी रुइन कर ली, क्योंकि बचपन से तुम हिस्ट्री पढ़ते आए हो। ये कहकर कि किसी की 5 साल पुरानी क्लिप्स मत उठाओ, तुमने पूरी हिस्ट्री वर्ड का कॉन्टेक्स्ट ही छोड़ दिया। अगर पुरानी चीजों पर बात करना अनएथिकल, इमोरल या फिर गलत होता तो हिस्ट्री का रेलेवेंस और एग्जिस्टेंस ही क्यों होता। ये वीडियो देखना, इसमें एसआरपी ने 13 साल पुराना टॉपिक डिस्कस किया है। इस लॉजिक के हिसाब से तो कल को सूरज पंचोली भी बोल देगा कि ये तो मुझे डिफेम कर रहा है। अभी लोग उसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। पता है मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में अगर कोई किसी को स्ट्राइक मार दे तो ऑडियंस और क्रिएटर्स बवाल मचा देते हैं, जैसे कि अभी श्वेता भाई के साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस क्रिएटर को बोलती है ओ स्ट्राइक मारे इस बैंड के लोड़े को। अगर तुम्हें नहीं पता है कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, तो शॉर्टली यूट्यूब पर आप किसी को भी 3 स्ट्राइक्स मार सकते हो इन केसेस में। इसको ऐसे समझो कि ह्यूमन बॉडी है और इसे चलाने के लिए इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है ना। अगर किसी को भी पहली स्ट्राइक पड़ती है तो इसका मतलब यू आर चॉपिंग ऑफ हिज लेग्स। वो सर्वाइव कर सकता है, बस चल नहीं सकता। जब तुम किसी को सेकंड स्ट्राइक मारते हो तो यू आर चॉपिंग ऑफ हिज लेग्स एंड हैंड्स, स्टिल सर्वाइव्स, बस अब वो चलने के साथ साथ अपनी धूप भी नहीं सकता। लास्टली थर्ड स्ट्राइक पर तुम उस बंदे का सर ही उड़ा दे रहे हो, यानी कि उसका करियर खत्म कर रहे हो। तुम इस चीज की सीरियसनेस समझ पा रहे हो? एक बंदा जो सालों से मेहनत कर रहा है, लोगों को एंटरटेन कर रहा है, तुम उसका करियर खत्म कर देने की बात कर रहे हो। एंड बता दो ये कॉपीराइट स्ट्राइक का मिस यूज ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जोक्स। डांस करूं मैं मैया मैया कर दूं। डैम भाई, वी आर इन 2026 एंड हम अभी तक जोक्स, मजाक जो हर इंसान अपनी आम जिंदगी में करता है, रोस्ट जो तुम शायद अपने दोस्तों को करते होंगे, तुम इतनी बेसिक सी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बट स्टिल दिस इज व्हाट गोल्डी भाई रिप्लाई टू माय वीडियो। भैया जब वो ऑफेंड नहीं हो रहे तो आपकी क्यों लाल हो रही है? आई मीन इट्स रियली कंसर्निंग कि तुम मजाक जैसी बेसिक चीज को सस्टेन नहीं कर पा रहे, जिसका एग्जिस्टेंस 1900 BC यानी कि 4000 साल पहले से चलता आ रहा है। इवन हड़प्पा सिविलाइजेशन भी तुमसे ज्यादा इवॉल्व थी। कंटेंट का लेवल इस लेवल पर गिर चुका है कि मुझे यहाँ पर बैठकर मजाक जोक्स को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। मुझे अगर किसी को भी हेट करना होगा ना, ट्रस्ट में भाई, तो मुझे बहुत इंफीरियर समझ रहे हो। मैं अगर एक्सपोज करने पर आया, लिखने पर आया, तो जेन्युइनली तुम लोगों को तकलीफ हो जाएगी। हियर इज द लिस्ट, मैंने किन किन को किस किस जगह डिफेंड करते हुए वीडियो बनाई है, मोटी लकड़ी ली है और इससे रिजल्ट्स एक्चुअली में विजिबल है। काफी लोग अब स्काउट को हेट करने के बजाय सिर्फ ट्रोल करते हैं। लॉस पर भी फेक वीडियोस बनना बंद हो चुकी है। पायल, सिड, काश और ना जाने से कितने लोग ऑफेंडर्स और हेटर्स किसी भी चीज से ऑफेंड हो जाएंगे। वो किसी भी चीज में हेट ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों का बबल तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम्हें इंटरनेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। किसी का भी कल्टिज्म, अंधभक्ति बहुत ही डेंजरस चीज है। तुम लोग जेन्युइनली ट्रैप्ड और ब्लाइंड हो चुके हो इन सेलिब्रिटीज के बनाए हुए ट्रैप में। आयरॉनिकली दे आर कंटेंट क्रिएटर्स जिनको कंटेंट के बारे में जीरो नॉलेज है। इनको लगता है रोस्ट या इन्हीं की पब्लिक क्लिप यूज करना डेफेमेशन है, क्रिटिसाइज करना हेट, प्रोपेगेंडा और नेगेटिव पीआर, एंड इन पर वीडियोस बनाना, इनके नाम पर व्यूज लेना है। इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं हेट को ट्रोलिंग में बदल सकूं, लेकिन हेट की वजह से मुझे खुद ही छोड़ना पड़ गया। तुम से जितने भी लोगों को कंटेंट की जरा भी समझ है, आई नो तुम्हारे लिए ये वीडियो भी एक पीस ऑफ कंटेंट ही है। एंड कुछ दिन में ये चीज तुम लोग भूल भी जाओगे कि मैंने ऐसे कोई वीडियो अपलोड भी करी थी। और मैं चाहता भी नहीं कि तुम क्रांति ला दो या फिर इस चीज को कॉन्ट्रोवर्शियल बना दो, बट मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, प्लीज इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करो। भगवान तुम्हारे घर में है, तुम्हारे मॉम एंड डैड, बाकी ये सब टेम्परेरी है। एंटरटेनमेंट लो एंड दैट्स इट। जमीन पर रहने वाला कभी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें पॉपो या गॉग गॉग करना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ टू ऑल माय जेन्युइन व्यूअर्स एंड अपकमिंग क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही ब्यूटीफुल करियर है। तुम्हें इससे अपना हिडन टैलेंट और पोटेंशियल दिखाने का मौका मिलता है। जिस चीज की कदर तुम्हारे आसपास वाले लोग नहीं करते, उसे सोशल मीडिया वैल्यू करता है। एंड नॉट जस्ट दिस, तुम इससे पैसे भी कमा सकते हो। तुम यहाँ पर पैसा ही नहीं बल्कि फेम, रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएशन भी कमा सकते हो। ऑनेस्टली आई कैन नॉट लिव विदाउट यूट्यूब। आई एम मेड फॉर दिस।
पर हाँ, इसको करने के लिए सोशल मीडिया तुमसे एक्सपीरियंस और नॉलेज मांगता है। अगर तुम्हें थोड़ी भी क्रिएटिविटी है, आइडियाज है, स्किल्स है, तो तुम भी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यार हर चीज के डाउन साइड्स होते ही हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, तुमसे बड़े क्रिएटर्स मे भी तुमको सप्रेस करे, थ्रेटन करे, या मे भी पर्सनल लेवल पर भी काफी चीजें होती हैं। सोशल मीडिया अपने साथ काफी बीमारियां भी लाता है, जैसे कि तुम्हें अपने लुक्स पर भी काम करना होता है, बिकॉज पीपल डू जज अ बुक बाय इट्स कवर। कैमरा के सामने अंडर कॉन्फिडेंट फंबल करना, 1000 रीटेक्स लेना। अरे यार ये भगवान, तुम्हें लगता होगा क्या ही परफेक्ट ऑडियो है, बट बिहाइंड द सीन्स 1000 रीटेक्स लिए जाते हैं। स्केड्यूल फक जाता है, हेल्दी खाना, अच्छा दिखना, माउथ प्रैक्टिस, जिम, शूट करना, एडिट करना या फिर करवाना, थंबनेल बनवाओ एंड पता नहीं क्या क्या भाई। और इन सब के बाद अगर तुम्हारी वीडियो परफॉर्म नहीं करी तो इसका डिप्रेशन अलग, जिसकी वजह से तुम्हारी ब्रांड वैल्यू और हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा वो अलग। इन सब से बच भी गए तो ऑडियंस तो है ही पेलने के लिए। हेल्दी खाना तब तक ही अच्छा होता है जब तक तुम उसे अपनी हेल्थ के लिए खा रहे हो। अगर मोनोटोनस और बोरिंग खाना तुम्हें जबरदस्ती खाना पड़ रहा है तो वो हेल्दी कैसे हुआ? कंटेंट बनाने और सीखने के लिए तुम्हें रिलेंटसली फोन में घुसे रहना पड़ता है। मैंने बिना एग्जैजरेट करे एक लिस्ट प्रिपेयर करी है जो प्रॉब्लम्स सोशल मीडिया से आती है, और इनमें पर्सनल प्रॉब्लम्स तो अलग से हैं। यह है सोशल मीडिया से मिलने वाली बीमारियां और यह है पर्सनल प्रॉब्लम्स। अब ये 11 साल, लाखों वीडियोस, 16-16 घंटे यूट्यूब पर कंटेंट कंज्यूम करके मैं खुद को बहुत ही डिफरेंट जगह देखता हूँ। देखो भले इस कम्युनिटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैंने इस कम्युनिटी में आकर खुद का बेस्ट वर्जन डिस्कवर किया है, जिनको मैं मेरे दूसरे चैनल्स और बाकी सभी पोर्टल्स पर दिखाऊंगा। लेकिन बात करें कि मैं किन क्रिएटर्स को देखकर इवॉल्व हुआ, मैं किनसे इंस्पायर होता हूँ, तो ऑनेस्टली अगर मैं नाम लेने जाऊंगा तो वीडियो 12 घंटे की बन जाएगी, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है क्रिएटर्स की। 1 लाख से ऊपर चैनल्स होंगे जिनको मैंने इन 11 सालों में देखा है। बट टॉप ऑफ माई हेड मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन है लक्ष्य चौधरी, जिससे मैंने कंटेंट अवेयरनेस सीखी है, समय रहना, जिनसे मैंने सीखा कि एक आदमी मल्टीपल चीजें कर सकता है, उनसे ही मैंने स्टोरी टेलिंग सीखी है, पंच लाइन्स को एनहांस करना एंड मेनी मोर। लास्टली बो डाउन टू द किंग कृष्णा, जिनसे मैंने पर्टिकुलरली सीखा कि आप अपने ओपिनियन को किल करने की जगह एंड कर सकते हो। आप अपनी राइटिंग से हवा का रुख अपनी ओर मोड़ सकते हो। इनके अलावा आई लाइक कार्स एंड जोकर्स कंटेंट फ्रॉम दिस कम्युनिटी। इनके भी अलावा आशीष, कैरी, भुवन, हर्ष, गौरव शुक्ला सर एंड ये लिस्ट बहुत लंबी है। स्पेशल मेंशंस में मैं नाम लूंगा मेरे 2 भाइयों का, रेकॉनिक एंड यश। टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, तो देखो कंटेंट क्रिएशन एक काफी क्रेजी इंडस्ट्री है, अच्छा नाम और पैसा है, लेकिन इस कम्युनिटी में अपना फ्यूचर बनाने की मत सोचना। ये कम्युनिटी कर्ज है। इस कम्युनिटी में कुछ सर्टेन क्रिएटर्स हैं, वही रह सकते हैं। उनके अलावा इस कम्युनिटी में जो भी आता है उसका करियर फिनिश हो ही जाता है। अपना टैलेंट कहीं और दिखाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय यहाँ पर वेस्ट करने के। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में बहुत मेहनत और इन्वेस्टमेंट लगा है। एंड डोंट वरी, मैंने अपना सेकंड चैनल भी स्टार्ट कर लिया है। नाउ जैसे कि मैंने सोशल मीडिया की डाउन साइड डिस्कस करी, तो प्लीज अगर तो तुम इसमें पैसा और फेम लेकर के आ रहे हो और तुम में कंटेंट अवेयरनेस नहीं है, तो प्लीज अवॉइड ऑप्टिंग दिस। क्योंकि इमेजिन ऑडियंस उस चीज को लेकर के ऑफेंड हुई जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। कल को मान लो किसी ने फैक्ट और रियल बेसिस पर किसी को एक्सपोज कर दिया तो उस बंदे का क्या ही हाल होगा। खैर, जिस देश की जनता इतनी गांडू हो कि वो आसाराम बापू जैसे लोगों की पूजा करे, उनसे मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं। नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ नेगेटिव हाईलाइट नहीं करने। इस कम्युनिटी की वजह से मुझे खुद के अंदर का पोटेंशियल पता चला। अगर मैं इस कम्युनिटी में नहीं आता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं इस लेवल पर स्किल्ड हूं। देखो, तुम लोग मुझे चाहे जितना मर्जी अवॉइड या रिपेल कर लो, आने वाले टाइम में मैं तुम्हारी फील्ड में इस कदर घुसूंगा कि तुम लोग रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी लिखाई में ऐसी गूंज है जो एक बहरे को भी सुन जाए। 11 साल याद रखना। एंड बाय द वे, रोज वीडियोस काफी जल्दी आने वाली है।